हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी बहुत सारे साथी जो हैं हमारे जो सेलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिजनों को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो हमारे साथी सेलेक्ट नहीं हुए, जो हताश हैं, बहुत निराश हैं, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये कैंडिडेट जो है ये सुसाइड कर लिया। बहुत विचलित करने वाली जो पिक्स हैं वो भी आ रहे हैं कि ये कैंडिडेट जो है ये एसएससी जीडी का कैंडिडेट था। देखिए, उन खबरों की हम पुष्टि नहीं करते हैं हम जब तक उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हो जाती। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो आज हताश हैं, निराश हैं। लेकिन मैं आपको ये बात कह दूं कि हताश और निराश नहीं होना, हमेशा जो है उम्मीद रखनी है। और एक छोटा सा दिया जो होता है वो बहुत बड़ी अंधेरी गुफा जो होती है उसमें रोशनी करने की ताकत रखता है। तो उम्मीद हमेशा रखनी है। हमारा सिस्टम है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं। अब ट्विटर अभियान फलाना ये वो, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे वैकेंसी बढ़ी नहीं बढ़ी, उसकी बात नहीं करूँगा। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट किया, यहाँ तक कि कॉल किया। और आपको बता दूं कि हमारा जो कॉलिंग है वो पेड फैसिलिटी है। और हमें बड़ा अफसोस लगता है कि जब पेड, देखिए, हम वो जो फैसिलिटी है वो हम सभी से बात नहीं कर सकते। यदि बात करेंगे तो पूरे दिन इतने कॉल आते हैं आपके कि रात में भी कॉल आ रहे हैं। कैंडिडेट्स ने वो फैसिलिटी लेके भी बात किया, सर मुझे ये, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मुझे आप ये बताइए कि मैं लेटर लिखूं, कैसे लिखूं, क्या मैं मानवाधिकार को लिखूं, मैं राष्ट्रपति जी को लिखूं तो कैसे लिखूं। देखिए, आपको इतना आगे नहीं जाना। यहाँ तक कि एक कैंडिडेट ने तो मुझे मैसेज किया कि क्या मुझे यूएन को लिखना चाहिए। अरे, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं यार। हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, वो मुखिया हैं इस सब प्रक्रिया के, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दिल्ली पुलिस के। तो आपको कैसे चिट्ठी लिखनी है, काफ़ी कैंडिडेट्स ने कहा कि सर मुझे एप्लीकेशन कैसे लिखना है मुझे बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा। हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो और कोर्ट में भी जो पॉइंट्स हमारे जा रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए। आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो एक दो कुछ एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिसमें कैंडिडेट का सिर्फ नाम लिखा हुआ है। देखिए, आप सिर्फ नाम लिखकर एप्लीकेशन भेजेंगे, उसकी कोई गौर तवज्जो नहीं होगी। गुमनाम चिट्ठियां जो है उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। यदि आपको अपनी बात कहनी है, आपको अपना पूरा पहचान देना होगा। आपको यहाँ तक कि आपका कॉल लेटर भी उसके साथ में अटैच करना होगा, ताकि कोई ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा आपके नाम से एप्लीकेशन लिख दे। आपको ईमेल, मोबाइल, हर चीज़ आपको देनी होगी। अब माननीय गृह मंत्री जी को एप्लीकेशन लिखने के बारे में कैंडिडेट्स ने बात की, तो उसको देखिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सेवा में श्रीमान अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक। अब काफ़ी कैंडिडेट्स को ये डाउट होता है कि गृह मंत्रालय का पता क्या है। देखिए, ये गृह मंत्रालय का पता है आपका। आपको कुछ नहीं करना, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, ये इतना पता जो होता है उसमें माननीय गृह मंत्री आप ऊपर लिख देते हैं और इनका नाम आप ऊपर लिख देते हैं, तो ये चिट्ठी जो है डायरेक्ट इनको ही जाती है। नाम नहीं लिखते हैं तो इनके नीचे स्टाफ है वो। लेकिन चिट्ठियां जो माननीय गृह मंत्री जी के नाम से आप करेंगे संबोधित, प्रधानमंत्री जी के नाम से करेंगे, राष्ट्रपति जी के नाम से करेंगे, वो सब उनके टेबल के ऊपर पुट होती हैं। अब विषय आपको क्या देना है, देखिए, आप लोग ग्रामर आप पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन आप लिखते रहते हैं। विषय एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2018। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मैं अब यहाँ पे आपको पूरा डिटेल अपना देना पड़ेगा, आपका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पुत्र, पुत्री, पत्नी, पिताजी का नाम देना पड़ेगा, निवासी, पूरा पता, पिन कोड, पुलिस थाना सहित आपको देना पड़ेगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2018 में आवेदन किया था, जिसमें मैं सभी चरणों में उत्तीर्ण घोषित किया गया या किया की गई। देखिए, जो भी मेल फीमेल लिखते हैं वो आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ। एक कैंडिडेट जो हैं उन्होंने हमें कहा कि सर मेरे लिए आप एप्लीकेशन लिख के मुझे दीजिए, तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके अनुसार मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है। लेकिन दिनांक 21 जनवरी 2021 को घोषित अंतिम चयन सूची में मेरा नाम नहीं शामिल हुआ। महोदय, ये मेरा अंतिम चांस था। अभी मेरी आयु, अब ये चूँकि आपकी जो भी आयु है, यदि आप अंतिम नहीं चांस है आपका, आपकी आयु 21 वर्ष है, तो आप ये लाइन छोड़ सकते हैं। और यदि आपकी ओवर एज आप हो चुके हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं मैं 28 हूँ, मैं 30 हूँ। और जो हमारे कुछ साथी जो हैं इसमें अधिकतम जो है वो 31 तक के भी हैं इसमें, अभी जो हो चुके हैं 31। और आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती में मैं भाग नहीं ले सकता। महोदय, मुझे मेरे परिवार को इस भर्ती से बहुत उम्मीद थी।
मेरे कट ऑफ से नंबर भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी मेरा चयन इस भर्ती में नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मुझ में ही कोई कमी रह गई या मेरी तैयारी में कमी रह गई। महोदय, मैं दूर दराज के ग्रामीण इलाके का निवासी हूँ और मैं 17.5 वर्ष की आयु से फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा हूँ। महोदय, आपको कुछ बिंदुओं के बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूँ। अब जो बिंदु हमारे, देखिए, जो कोर्ट केस के बिंदु हैं या हमारे जो धरना प्रदर्शन वाले बिंदु हैं, बिंदु हमारे जो है वो कौन कौन से हैं इस भर्ती को, जो हमने एडवोकेट सर से जो इंटरव्यू किया था, डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के साथ में, उनके आधार पर ये एप्लीकेशन हमने तैयार किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे चुनौती दी जा सकती है। कि कुछ कैंडिडेट्स ऑडियो आए थे कि वकील से पूछ रहे हैं कि वकील साहब, आप इसको कैसे चुनौती करेंगे, आप दलील कैसे देंगे। देखिए, अब वकालत जो है, कैंडिडेट्स जो है वो आगे नहीं आ रहे, वकील से पूछ रहे हैं कि आप इसमें क्या दलील देंगे। तो वो वकील, तो देखिए, वो मैं उनकी भलमनसाहत मानता हूँ कि उसको उन्होंने हड़काया नहीं कि वकील तुम हो या वकील हम हैं, दलील हम देंगे, आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑडियो है मेरे पास में, एक कैंडिडेट जो है वो एक एडवोकेट से बात कर रहे हैं कि वकील साहब, मैं एसएससी जीडी का कैंडिडेट हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आप इसको क्या दलील देंगे। इसमें दलील देने का काम वकील का है, आपका काम नहीं है। तो वो कैंडिडेट हैं जो नेगेटिव अप्रोच के हैं और उनको कुछ करना नहीं है आगे, उनको सिर्फ भड़काना है दूसरे कैंडिडेट्स को। देखिए, पहला पॉइंट ये लिया हमने यहाँ पे कि वर्ष 2000 से पहले सभी फोर्सेस की भर्तियाँ अलग अलग आयोजित की जाती थी। उसमें एक साल में 4 से 5 भर्तियाँ राज्यवार आयोजित हो जाती थी और भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के अंदर अंदर पूरी कर ली जाती थी। लेकिन 2011 से एसएससी कांस्टेबल जीडी शुरू हुआ है, तब से ये 5वीं भर्ती ही हुई है। इतना लंबा प्रक्रिया भर्ती में लगता है, इससे बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो जाते हैं। महोदय, जब हमारे देश में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली सहायक कमांडेंट भर्ती परीक्षा प्रति वर्ष होती है, तो सिपाही की भर्ती प्रति वर्ष क्यों नहीं हो सकती। देखिए, सहायक कमांडेंट की भर्ती जो है वो आपके जो फोर्सेस हैं, CAPF, BSF, CRPF, CISF, उसमें जो डायरेक्ट भर्ती होती है, सबसे नीचे वाली जो डायरेक्ट भर्ती होती है वो होती है आपकी कांस्टेबल जीडी, और सबसे ऊपर की जो ऑफिसर रैंक की भर्ती होती है वो सहायक कमांडेंट CAPF AC। उसमें हमारे कुछ साथी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जो कांस्टेबल जीडी में भी एग्ज़ाम दिया था, SSC CAPF सब इंस्पेक्टर में भी दे रहे हैं और सहायक कमांडेंट में भी दे रहे हैं। देखिए, वर्दी का जो जज्बा है, जो जुनून है, वो इस कदर है कि सिपाही और ट्रेडमैन से लेके ऑफिसर तक की जो है भर्ती में कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं उन कैंडिडेट्स की पॉजिटिव सोच को कि जो इस तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। सहायक कमांडेंट भर्ती, ये सब पॉइंट अपना हो गया है, तो सिपाही की क्यों नहीं हो सकती। महोदय, एसएससी कांस्टेबल जीडी में किसी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती। अब ये देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये वेटिंग लिस्ट। वर्ष 2019 में BSF ट्रेड्समैन की भर्ती जारी हुई थी। विज्ञापन जनवरी 2019 में जारी हुआ और कोरोना की वजह से कुछ अटक गया, वरना फाइनल जो था, रिजल्ट जो था, वो मार्च 2020 में आ गया। तो जनवरी से मार्च कितना समय लगा आपका, ज्वाइनिंग ही अटकी है। 13 महीने में पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। और वही प्रक्रिया है जो कांस्टेबल जीडी में होती है, वही फिजिकल होता है, रिटर्न होता है। उसमें तो जबकि ट्रेड टेस्ट और होता है अलग से, लेकिन कांस्टेबल उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, 1 दिसंबर से उन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। और उसमें भी काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं कि जो एसएससी कांस्टेबल जीडी में भी भर्ती हुए हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं, सर हम ये छोड़ के जीडी में जाएं क्या। तो वो ये छोड़ के जीडी में जाते हैं तो भी वो वैकेंसी खा जाएंगे किसी की, और वो जीडी में नहीं जाते हैं तो भी वैकेंसी खा जाएंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अब BSF ट्रेड्समैन की जब भर्ती हुई थी तब भी हमने ये पॉइंट उठाया था, लेकिन देखिए वो बहुत छोटी भर्ती थी और कोई कैंडिडेट आगे नहीं आ पाया कि जो इस तरह का जो है लेटर लिख सके या याचिका दाखिल कर सके या कोर्ट केस कर सके, वो आगे नहीं आए। इस वजह से वो जो है वो वहीं प्रक्रिया ठप हो गई। BSF में ट्रेड्समैन की भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करके तुरंत रिज़ाइन करके चले गए, भाग के चले गए। एक तो भगोड़े हो गए भाई साहब। उनका मैं ऑडियो जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि कैसे उनकी फैमिली ने हमें कॉल किया और कॉल करके हमें उसका नंबर दिया कि सर आप उस कैंडिडेट से बात कीजिए, ये लड़का हमारा भाग गया है वहाँ से, अब क्या होगा, कैसे होगा। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो चलता है
उस पर हमने उससे बात की और उस कैंडिडेट को आप पूरा सुनेंगे, आपको बड़ा फनी लगेगा वो आपको। देखिए कि वर्दी के लिए जो है किस तरीके से आप मर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्दी पहनने के बाद जो है वहाँ से उसको वर्दी को उतार के भाग रहे हैं वहाँ से। बड़ी शर्म की बात है ऐसे लोगों के लिए। वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई, जबकि एक पद के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल किया जाता है। तो 3 का क्यों किया जाता है, फिर 2 का ही कीजिए आप। क्यों आप 3 कैंडिडेट की उम्मीदें बांध रहे हैं? यदि आप 3 कैंडिडेट की उम्मीदें बांध रहे हैं तो आप 2 का ही कीजिए। आप क्यों हमारा खर्चा अनावश्यक है? अब देखिए यहाँ पे बता दूं आपको कि चलिए वो प्रोसेस है कि एक कैंडिडेट जो स्क्रैप माना जाता है उसके पीछे 3 का ये प्रोसेस चली आ रही है, नियम बने हुए हैं ये। लेकिन उन नियम को भी कोई आला अधिकारी उसके ऊपर गौर तवज्जो करेगा तो उसका रिव्यू किया जा सकता है उसका। 4 नंबर पॉइंट हमने लिया है, जब ऑफिसर की भर्ती में 1 साल तक वेटिंग रहती है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 8-9 महीने बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, तो सिपाही की भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं की जाती? यह कहाँ का न्याय है? हमारा संविधान समानता की बात करता है, लेकिन यह सबसे बड़ी विसंगति है। ऑफिसर और सिपाही दोनों ही देश के लिए लड़ते हैं, तो इतनी बड़ी विसंगति क्यों है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग 1 साल तक वेटिंग लिस्ट जारी करता है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी हैं जो हमारे, उनकी बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि वो अभी आईएएस में सेलेक्ट हो गई, आईएएस बन गई, तो वो एक्चुअली वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आया है, जबकि उसका परिणाम तो पहले ही आ चुका था। तो जब आईएएस की भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी हो रही है तो सिपाही की भर्ती में क्यों नहीं हो रही? ये तो मामला जनहित का भी बन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सर ने हमें कहा कि ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये जनहित का मैटर नहीं है, इसमें कोई कैंडिडेट को आगे आना होगा। लेकिन कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे नहीं आए और वो प्रोसेस जो है वो वहीं ठप हो गई। मार्च 2021 में एसएससी द्वारा कांस्टेबल जीडी की नई भर्ती की तैयारी की जा रही है, जबकि अभी तक 2018 की भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। महोदय, जब पहले से ही 1,09,000 उम्मीदवार मेडिकल फिट हैं और पूरी तरीके से योग्य हैं, तो नई भर्ती घोषित करके उम्मीदवारों और सरकार का अनावश्यक खर्चा क्यों किया जा रहा है? टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों जाया किया जा रहा है? इसमें ट्विटर पर जो अभियान चलाया जा रहा है कि दिल्ली चलो, फलाना चलो, ये करो, वो रोटी सेकी जा रही है, तो उससे ये पॉइंट ट्विटर पर क्यों नहीं उठाया जा रहा, ताकि जो एक आम नागरिक जो है उसको ये पता चल सके, जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ये पता चल सके कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। जब आपकी भर्ती होती है तो पूरा एडम स्टाफ, ये वो सरकारी गाड़ियाँ इधर उधर दौड़ती हैं, तेल खर्चा, हर चीज़ का खर्चा होता है। जो फोर्स ड्यूटी करनी चाहिए जिनको, वो लोग आके वहाँ पर एडम ड्यूटी करते हैं, प्रशासनिक ड्यूटी करते हैं, ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग वहाँ पर आके बैठते हैं। तो वो सब जो सरकारी अमला जो है वो, उसका भी तो दुरुपयोग होता है वहाँ पे। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2018 का एक कैंडिडेट का औसत खर्चा देखा जाए तो 50,000 से ज़्यादा का खर्चा एक कैंडिडेट का हो चुका है। देखिए, फॉर्म भरा, लिखित परीक्षा, कोचिंग की, घर से बाहर रहे, रूम लेके रहे, इंटरनेट पर पढ़ाई करी तो इंटरनेट का खर्चा, हर तरह का जो है एक औसत 50,000 का खर्चा इसमें माना। ज़्यादा ही हुआ है खर्चा, लेकिन हमने ये कम ही लिखा है इसमें। अब जो मेडिकल में फिट हो गए थे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अनफिट हो गए थे उनको सिविल अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। कई साथियों को अनावश्यक मेडिकल के पॉइंट दे दिए गए, जिसमें सिविल डॉक्टर ने भी उनको फिटनेस नहीं दिया, और बहुत अच्छे नंबर होने पर भी उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई, सारी मेहनत बेकार हो गई। मेडिकल में जैसे तैसे करके फिटनेस लिया, सिविल डॉक्टर से हर तरह का जतन करना पड़ा, पैर पकड़ने पड़े, आंसू बहाने पड़े, विधायक जी से सिफारिश भी लगवानी पड़ी, लेकिन फिटनेस ले लिया। फिर गए री मेडिकल में, वहाँ पर मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना ही भगा दिया गया। उसके लिए भी हमने कोर्ट केस करवाए थे, और हमें बड़ी खुशी है कि उन कैंडिडेट्स का जो है फैसला हो गया, और वो कुछ कैंडिडेट जो हैं वो तो इस फाइनल रिजल्ट में भी उनको शामिल किया गया है। टैटू का पॉइंट जो था उसमें आउट करके भगा दिया गया। जब टैटू जब बन गया शरीर पे तो वो रिमूव कैसे होगा? बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मेडिकल के लिए कितना हमने मुहिम चलाया था उस समय। उसके बाद रीमेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो हिम्मत जवाब दे गई, और अब ऐसा लगता है कि आगे शायद कुछ नहीं बचा है। देखिए, हताशा जो है वो स्वाभाविक है, हमने भी बड़ी मेहनत की आपके साथ में, एक पल के लिए हम भी बड़ा हताश और निराश हुए कि मेरिट जो है वो बहुत ऊपर चली गई। जो फीमेल कैंडिडेट्स इस भर्ती परीक्षा में भाग लिए हैं उनका डबल खर्चा हो गया, क्योंकि जो बहनें हैं उनके साथ में देखिए परिजन को भी जाना होता है, वो अकेली नहीं जा सकती।
हाँ, वो ड्यूटी करेंगे तो वो अकेले लड़ेंगे भी दुश्मन के साथ में। बीएसएफ की जो हमारी बहनें हैं वो बॉर्डर पर ड्यूटी करती हैं। वो अब हमारे पास बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं कि सर क्या बीएसएफ में बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है। जब आप बीएसएफ में भर्ती हुए हैं तो आपको तो गर्व करना चाहिए कि मुझे बॉर्डर पे ड्यूटी मिलेगी, आप मुझे बॉर्डर पिलर के पास ड्यूटी मिलेगी। और कैसा लगेगा उस समय जब मैं पिलर के उस पार मेरा पाँव रखते ही मैं दूसरे देश में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों उस समय। देखिए बड़ा रोमांचित पल होता है वो, कि आप बिना पासपोर्ट के ही आप एक पल में जो है दूसरे देश में चले जाते हैं। लेकिन आप जा नहीं सकते वैसे, नियमानुसार मैं बता देता हूँ आपको, जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तभी आप जा सकते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य में 50,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों से इस दौरान हुई है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में भी सेलेक्ट हुए हैं और वे उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में लगभग 5,000 पद हैं, जिसमें से 2,500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन कर चुके हैं। 2,500 कैंडिडेट के लिए वेटिंग जारी की जाए तो उसमें जो पीछे छूट गए हैं कैंडिडेट उनका नंबर आ जाएगा। महोदय, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे परिवारों की, बहुत से कैंडिडेट्स की, बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं। छोटे छोटे बच्चों की भी उम्मीद है कि पापा या मम्मी फौजी बनेंगी। इसके अलावा घर में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिनको लगता है चाचू फौजी बनेगा, बुआ फौजी बनेगी, मौसी फौजी बनेगी। लेकिन उन बच्चों को भी देखिए, अब मौसी, बुआ या चाचू को जब उदास देखते हैं तो वो बच्चे तो बेचारे कुछ नहीं समझ सकते अभी। महोदय, आज हर कोई हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए तैयार है। जहां हमें कहीं भी लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी, हम भेड़ चाल की तरह उसके पीछे हो जाते हैं। अक्टूबर के महीने में एक मुहिम चलाई गई थी, दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 12 नवंबर दिल्ली चलो, मैं भी दिल्ली गया था 12 नवंबर को, जिसमें वादा किया था कि सभी फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवाई जाए, राजघाट पर धरना दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जो हमें बुलाने वाले थे उन्होंने भी हमारा इस्तेमाल किया। मेरा 5,000 रुपये खर्च हो गया था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और राजघाट के बजाय हमें शहीद पार्क में भाषण देकर, लॉलीपॉप देकर बहला दिया गया। बड़ा गुस्सा था उस दिन कैंडिडेट्स को। हम भी गए थे, बता देता हूँ आपको, दिल्ली ट्रांसपोर्टर से अनुरोध करके हमने एक बस अरेंज किया था और रियायती दरों पर बस लेकर हम दिल्ली गए थे। उसका वीडियो भी मैं नीचे लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ परिणाम क्या निकला वो आपको पता है। अब फिर से हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है कि 14 फरवरी को दिल्ली चलो, धरना प्रदर्शन करो। महोदय, मेरे पास ना तो अब दिल्ली जाने की हिम्मत बची है और ना ही कोर्ट केस करने का खर्चा बचा है। मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है। मेरे पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माताजी जो हैं वह बीमार रहती हैं और बिस्तर पर हैं। मेरी माँ को बड़ी उम्मीद थी कि मैं इस बार भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन जब से परिणाम आया है वह ठीक से रोटी भी नहीं खा पा रही है। देखिए, बहुत अफसोस है इस सिस्टम पर हमें, कि इस सिस्टम की वजह से कितनी जो है हताशा जो है वो फैल रही है। महोदय, मैं नहीं जानता कि आपको पत्र लिखने का क्या अंजाम होगा, मेरी बात पर इतनी सुनवाई होगी, लेकिन आप हमारे गृह मंत्री हैं और सभी केंद्रीय पुलिस बल, दिल्ली पुलिस आपके अधीन आते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप तक अपनी बात जरूर पहुंचानी चाहिए। महोदय, यदि इसमें कोई गुस्ताखी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उपरोक्त वर्णित बिंदुओं पर आप अवश्य गौर करने का श्रम करें, ताकि मुझ जैसे बहुत सारे गरीब गांव के रहने वाले युवाओं का भविष्य बन सके, उनकी उम्मीदों को कुछ पंख लग सकें। महोदय, ऑल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के लिए एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे अनुरोध पर आप अवश्य गौर करेंगे। सादर धन्यवाद। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका एक प्रश्न आएगा यहाँ पे कि हमने एक्स सर्विसमैन को इसमें शामिल क्यों नहीं किया। तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन जिन कैंडिडेट ने हमसे लिखवाया है, उन्होंने खुद से ही मना किया है हमें कि एक्स सर्विसमैन का आप इसमें पॉइंट नहीं देना। कि वो गए हैं, वो कैंडिडेट एक्चुअली इलाहाबाद वो एसएससी के ऑफिस में गए थे और वहाँ पर बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने रीजनल डायरेक्टर का इंटरव्यू, उनको 5 मिनट रीजनल डायरेक्टर से बात करने का उनको समय दिया गया। वो रीजनल डायरेक्टर से मिलने के बाद उन्होंने हमें कहा है कि सर, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो है वो भरी जा चुकी है, आप एक बार उस पर फिर से गौर कीजिए। वो कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी उसमें शामिल है, अलग से नहीं है। जो आपका वैकेंसी चार्ट है उसमें ये बात नीचे लिखी गई है, इसलिए हमने वो यहाँ पे शामिल नहीं किया। यदि आप उसको शामिल करते हैं, आप शामिल कर सकते हैं। नीचे देखिए आप प्रार्थी, अब यहाँ पर आपको क्या क्या देना होगा। प्रार्थी,
यहाँ आपको दिनांक भी लिखनी है। दिनांक आप हाथ से लिख सकते हैं, 27 को देते हैं, अभी 27 को 29 को देते हैं, जिसको भी देते हैं 1/2021 आप हाथ से लिख सकते हैं। यहाँ प्रार्थी के नीचे आपका साइन होगा, हस्ताक्षर आपका होगा। उसके बाद नीचे जो है आपको देखिए नाम, यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। आपका यहाँ पे एड्रेस आपका होगा, रोल नंबर आपका होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, मोबाइल नंबर आपको देना है, ईमेल आपको देना है। और आप जो है ये सब देखिए आप करते हैं प्रक्रिया, तो आपकी बात जो है वो माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचती है। आप ऐसे ही एक सिंपल जो है एप्लीकेशन लिखते हैं, कॉपी के पन्ने पर लिखते हैं और उसको फ़ोटो खींचकर उसको व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, वो वायरल होता रहता है। देखिए वो वायरल होता रहेगा, उसके बारे में उसमें नीचे लिखा जाता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि ये मोदी जी तक पहुँच जाए। देखिए मोदी जी तक उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी तक बात आप कह सकते हैं, मुझे हक है, मैं देश का नागरिक हूँ, तो मुझे हक है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय डीजी सीआरपीएफ सर को, माननीय चेयरमैन एसएससी को मैं अपनी बात कहने का मुझे हक बनता है। मुझे ये हक मुझे मेरे संविधान ने दिया है, मुझे जायज़ बात कहने का हक है। गुमनाम चिट्ठी आप कितनी भी लिखेंगे कुछ नहीं होने वाला है। आप यदि इस तरीके से चिट्ठी लिखेंगे आपके पास जवाब भी आएगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा। वहाँ पर उनका स्टाफ है, आला अधिकारी हैं, वहाँ पर एक से एक चयनित अधिकारी हैं, योग्य अफसर हैं, आईएएस अफसर वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी ड्यूटी बनती है ये कि आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेटर लिखते हैं, आप लेटर लिखिए। आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली आप जाइए, हम नहीं कहेंगे आपको, हम उस मुहिम में भी आपके साथ हैं कि 14 फरवरी को दिल्ली चलो। लेकिन कैंडिडेट ने व्यक्तिगत रूप से हमें बताया कि जो बात उनकी एसएससी रीजनल डायरेक्टर इलाहाबाद से हुई 5 मिनट में, उससे वो कैंडिडेट समझ गए कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली है या नहीं है। उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो डिस्कस किया है वो देखिए दोस्तों, आपके हक की बात डिस्कस की है। आपको लड़ना होगा और किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है कि लड़ाई की शुरुआत करनी होगी। बिना शुरुआत किए जंग की जीत के बारे में सोचना बेईमानी है। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप यदि मेरी बात से सहमत होते हैं तो जय हिंद लिख कर एक कमेंट जरूर कर दें, ताकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं जो बात कह रहा हूं उससे आप सहमत हैं। आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है। देखिए मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, आप अनावश्यक कॉल नहीं करें उस पर, वो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉलिंग आप उस पर नहीं करें, बहुत ज़्यादा कॉलिंग आती है, इसलिए हम कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं उस पर। आपको कॉल पर बात करनी है तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपकी बात व्हाट्सएप मैसेज सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, और ज़रूरत होगी तो आपको बता देंगे किस प्रकार से कॉल पर बात हो सकती है। तो दोस्तों फिर से आपको कहना चाहूँगा कि हताश और निराश नहीं होना है। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।